वेलकम बैक गाइस। तो इस लेक्चर में हम लोग स्पीड और वेलोसिटी के बारे में पढ़ने वाले हैं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में देखा था, उनके बारे में हमने सारी चीज़ें पढ़ी थी कि क्या है, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है। ऐसे ही आज हम इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं स्पीड और वेलोसिटी के बारे में कि स्पीड क्या होती है, वेलोसिटी क्या होती है ना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्पीड की। तो स्पीड को हिंदी में बोलते हैं चाल। अब स्पीड को ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप लोग बहुत अच्छे से समझते हैं कि स्पीड होता क्या है ना। बचपन से हम देखते आ रहे हैं कि कौन सी गाड़ी कितनी स्पीड से चल रही है ना। तो ये हमको बचपन से रहता है। और आपने अगर हम इसकी यूनिट पे जाएंगे तो हम देखते हैं कि हाँ, कौन कितने मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, कौन कितने किलोमीटर पर आवर से चल रहा है। तो ये स्पीड है, ठीक है। लेकिन अब हम लोग जो इसमें और डीप में जाते हैं तो हमें डिफरेंस समझ में आता है कि स्पीड और वेलोसिटी दो अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। स्पीड बेसिकली क्या है, अगर देखा जाए तो स्पीड क्या है, किसी दिए गए टाइम में चली गई दूरी है ना। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ पार्टिकल इन गिवन टाइम इंटरवल। क्या है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय a particle in given time interval। ये क्या है? आपकी स्पीड, ठीक है। अगर स्पीड की यूनिट की बात करूंगा, स्पीड की जो यूनिट होती है वो होती है मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड ये एसआई यूनिट होती है इसकी, ठीक है। अगर मैं इसके डायमेंशनल फॉर्मूला की बात करूंगा, तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा इसका? मीटर पर सेकेंड है तो मास तो है नहीं यहाँ पर, तो m0 L और टाइम जो है -1। स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। कैसे क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। स्पीड क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। हिंदी मीडियम के लिए बोले तो किसी कण द्वारा दिए गए समय में चली गई जो दूरी होती है वो चाल कहलाती है, ठीक है। अगर मैं उसकी इकाई, यूनिट मतलब इकाई की बात करूंगा तो मीटर पर सेकेंड होती है। अगर उसके डायमेंशनल फॉर्मूला की मैं बात करूंगा, ठीक है, तो वो क्या होता है? m0 L t-1। और ये एक अदिश राशि है। कैसी राशि है? अदिश राशि है, ठीक है। तो ये एक स्केलर क्वांटिटी, मतलब स्पीड को दिशा की जरूरत नहीं है, स्पीड को डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है। सिंपल से डेफिनेशन में हम स्पीड को बोल देते हैं कि दिए हुए टाइम इंटरवल में हम जो डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं, जितने डिस्टेंस चलते हैं, वो सीधे सीधे क्या हो जाती है? स्पीड हो जाती है। अब स्पीड के भी अलग अलग टाइप हो सकते हैं। कोई इंसान जो है या कोई पार्टिकल जो है, हो सकता है कि पूरे टाइम एक ही स्पीड से चलता रहे। पूरे टाइम हो सकता है कि एक ही स्पीड से चलता रहे। तो अगर सेम स्पीड से चलेगा तो हम उसको बोल देते हैं यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। अगर वो हर पॉइंट पे अपनी स्पीड चेंज कर रहा है, कभी 5 मीटर पर सेकंड से चला, कभी 10 मीटर पर सेकंड से चल लिया, फिर 15 हो गई, फिर 5 हो गई, फिर 6 हो गई, इस तरह से अगर चल रहा है तो उसको हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। और अगर हमें किसी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पे कि चलना चालू हुआ, उसके बाद दूसरे सेकंड में उसकी स्पीड कितनी थी, तो वो क्या हो जाती है? उसकी इंस्टेंटेनियस थी। कोई पार्टिकल पूरे जो डिस्टेंस में, मान लो उसने 1/3 जो है 5 मीटर से चली, अगला 1/3 जो है उसने 10 से चला, अगला 1/3 उसने 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर 15 मीटर पर सेकेंड से चला, तो एवरेज स्पीड क्या होगी? तो एवरेज भी हम देखते हैं यहाँ पर। तो अलग अलग टाइप की हम यहाँ पर स्पीड देखते हैं। ये हमने बेसिक स्पीड पढ़ लिया। मैं अगर बात करूं यूनिफॉर्म स्पीड की, तो यूनिफॉर्म स्पीड मतलब क्या? हिंदी में बोलेंगे एक समान चाल, है ना। तो यहां पर क्या होगी? स्पीड कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। कांस्टेंट स्पीड से अगर कोई चल रहा है
तो हम उसको बोल देंगे सेम स्पीड से अगर चल रहा है पूरी डिस्टेंस को, मान लो उसको ये पूरा ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाना था, मान लो इसकी डिस्टेंस डी थी, है ना, तो उसने पूरा टाइम किसी स्पीड x इस पॉइंट पे अगर मैं बात करूं, मान लो a से b जाना था, बीच में 2 पॉइंट और आए, एक आया c, एक आया d, मैंने बोल दिया एक और पॉइंट आ गया e, तो a अगर वो उसने a पे उसकी वेलोसिटी कितनी थी, सॉरी स्पीड कितनी थी, x थी, तो मैं अगर यूनिफॉर्म स्पीड की बात कर रहा हूँ तो c पे भी उसकी स्पीड कितनी रहेगी, x रहेगी, d पे भी उसकी स्पीड x रहेगी, e पे भी x रहेगी और b पे भी x रहेगी। ठीक है, तो यूनिफॉर्म स्पीड में पूरी डिस्टेंस में हर पॉइंट पे स्पीड क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो ऐसी जो स्पीड होती है हम उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म स्पीड से चलना। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म में क्या रहेगी, स्पीड जो है आपकी कांस्टेंट नहीं रहेगी, स्पीड है जो आपकी वो कांस्टेंट नहीं रहेगी, मतलब सेम नहीं रहेगी। आपने ये कोई पाथ बनाया, ए से लगाकर आपको बी तक जाना था, बीच में पॉइंट आया सी, डी, ई, एफ, सारे पॉइंट्स आए। ठीक है, अगर आप बोलेंगे ए पे उसकी स्पीड एक्स थी तो सी पे हो सकता है वाई हो जाए, डी पे क्या थी, जेड हो गई, ई पे क्या हो गई, ई पे उसकी जी हो गई। ठीक है, एफ पे क्या हो गई, कुछ भी मान लो, है ना, तो हो सकता है वापस इसने z कर लियो और b पे आते आते फिर से x कर लियो। तो देखिए हर पॉइंट पे जो है उसकी स्पीड अलग अलग है ना, तो ये हो जाती है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, है ना, तो एक समान नहीं रहती है यहाँ पर। अब हम बात करते हैं एवरेज स्पीड। मान लो ये मैंने कोई पाथ बनाया, ए से बी, अब 2 चीजें आएगी एवरेज स्पीड के अंदर। देखिए, एक तो इसको मान लो ए से बी जाना है, पार्टिकल को जाना कहां से कहां तक है, ए से बी तक जाना है। ए से बी की डिस्टेंस मैंने बोल दिया क्या है, स्मॉल डी है। ए से बी तक जाना है और उसमें लगने वाला समय कितना है, उसको टी है। ये क्या है, टाइम रिक्वायर्ड, और ये क्या है, टोटल डिस्टेंस। 2 चीजें मैंने बोली यहां पर, एक टाइम रिक्वायर्ड कितना है उसको t है, और डिस्टेंस टोटल उसको कितनी चलनी है, d है। तो अब एवरेज में 2 चीजें हो सकती हैं, या तो मैंने बोल दिया कि वो, मान लो इसको मैंने एग्जांपल के लिए 3 इक्वल पार्ट्स में बांटा। मैंने बोला कि d/3 वो एक अलग स्पीड x से चला, d/3 वो स्पीड y से चला, और d/3 डिस्टेंस वो किससे चला, z से चला। अगली चीज में मैं बोलूं, मैं टाइम को बांट दूं 3 पार्ट में कि t/3 टाइम जो है वो किससे चला, x से चला, t/3 टाइम जो है वो y से चला, t/3 टाइम जो है वो z से चला। दोनों में क्या हो रहा है, हमने इनको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, पहले डिस्टेंस को डिवाइड किया फिर टाइम को किया है, तो दोनों में जो आपकी एवरेज स्पीड निकल के आएगी वो थोड़ी सी अलग अलग रहेगी। कैसे अलग रहेगी मैं बताता हूं। स्पीड क्या होती है, स्पीड का अगर मैं बेसिक फॉर्मूला आपको बताऊंगा, आप स्पीड का बेसिक फॉर्मूला अगर यहां पर लिखेंगे तो स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। मैंने बताया था आपको अभी, ये जो ऊपर डेफिनेशन लिखी हुई है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ पार्टिकल इन अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड। तो स्पीड इज इक्वल टू क्या हो गया, डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना, कि डिस्टेंस अपॉन टाइम आपकी क्या है, स्पीड है। तो
अब अपन बात कर रहे थे एवरेज स्पीड की, है ना। तो एवरेज स्पीड में क्या होता है, एवरेज हमेशा क्या होता है, एवरेज जो है आपका हमेशा किसी भी चीज़ का अगर मैं बोलूँ आपसे एवरेज निकालने के लिए, तो एवरेज क्या होता है, आप क्या करते हैं, चीज़ों को जोड़ लेते हैं आपस में और जितना नंबर था उनको डिवाइड कर देते हैं उससे। तो मैंने बोल दिया कि ये x को मैंने क्या बोल दिया, ये v1 था, y को मैंने क्या बोल दिया, v2 था, और z को मैंने क्या बोल दिया, v3 था। यहाँ पर भी यही किया मैंने, ये इसको v1 बोला, v2 और v3। अब देखते हैं, तो देखिए यहाँ पर एवरेज स्पीड हमें यहाँ पर निकालना है। एक काम करते हैं, हम इसको जनरलाइज कर देते हैं, हम क्यों स्पेशल कंडीशन लेके d/3 होगा। मैं बोल देता हूँ इसको d1 d2 के फॉर्म में ले लेते हैं हम लोग। मैं बोल देता हूँ यहाँ पर d1 डिस्टेंस चला वो v1 से, d1 डिस्टेंस कितने से चला वो, तो स्पीड का मैंने फॉर्मूला बताया, v1 इज इक्वल टू वेलोसिटी इज इक्वल टू d1/t1, v2 हो जाएगी d2/t2 और v3 आपकी हो जाएगी d3/t3। अब मैं जब एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लिखता हूं तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। आई बात समझ में, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम हो जाता है। अब देखिए टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगी, d1 d2 और d3, और टोटल टाइम क्या हो जाएगा, t1 + t2 + t3। ठीक है, तो अगर मैं अपने फॉर्मूला में इसको पुट करता हूं तो देखिए टोटल एवरेज स्पीड की बात कर रहा हूं मैं, मुझे एवरेज स्पीड निकालनी है, एवरेज स्पीड की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो d1 + d2 + d3 बाय t1 + t2 + t3। अब यहां से आपको देखना है कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा और क्या मैं बेसिकली आपको बताना चाह रहा हूं। जरूरी नहीं है कि आपको हमेशा ऐसा बोल दिया जाएगा कि दोनों चीज बोल दिया जाए कि इतना d1 चलने में इतना समय लगा, d2 चलने में इतना समय लगा, d3 चलने में इतना समय लगा, ऐसा नहीं है। आपको वो बोलेगा कि वो d1 v1 स्पीड से चला, d2 v2 स्पीड से चला और d3 डिस्टेंस को v3 स्पीड से चला, लेकिन आपसे उसने टाइम का जिक्र किया ही नहीं, तो ये फॉर्मूला आपके किसी काम का नहीं रह जाएगा। तो हमें इसे कन्वर्ट करना होगा कि हमें एक ऐसा फॉर्मूला निकालना है कि जहां हमें सिर्फ डिस्टेंस और वेलोसिटी की बात की हो और हम उससे हमारा एवरेज स्पीड निकाल सकें। तो हम क्या करते हैं, हमें दिया गया है कि v1 क्या है, हमें क्या दिया गया है, जो हमारा v1 है वो क्या है, d1/t1 है, जो हमारा v2 है वो क्या है, d2 और जो हमारा v3 है वो है हमारा d3/t3 है। तो दो कंडीशन अब आपके सामने बचती है। एक मैंने अभी बताई कि मुझे बोल दिया कि इतने डिस्टेंस इतनी वेलोसिटी से चली, तो मुझे उस फॉर्मूले में सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए, सॉरी वेलोसिटी में बार बार बोल रहा हूँ, वो स्पीड है एक्चुअल में। ठीक है, तो मुझे अगर बोल दिया कि इतनी डिस्टेंस इतनी स्पीड से चली, इतनी डिस्टेंस इतनी स्पीड से चली, तो मुझे उसमें फॉर्मूले में सिर्फ क्या चाहिए, डिस्टेंस और स्पीड चाहिए, मुझे टाइम की कोई ज़रूरत नहीं है। और अगली कंडीशन क्या हो सकती है, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि इतना टाइम जो है मैंने इतनी वेलोसिटी से चला, इतना टाइम में इतनी वेलोसिटी से चला, तो बताओ एवरेज कितना होगा। तो मुझे इस फॉर्मूले में क्या चाहिए, सिर्फ स्पीड और टाइम चाहिए। ठीक है, तो दो फॉर्मूले मुझे यहाँ पर निकालना है। एक फॉर्मूला कौन सा निकालना है जिसमें सिर्फ स्पीड और डिस्टेंस की बात कही गई हो, और दूसरा फॉर्मूला मुझे निकालना है जिसमें सिर्फ स्पीड और टाइम की बात की गई हो। तो पहले हम निकालते हैं स्पीड और डिस्टेंस वाला। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, टाइम को t1 t2 और t3 को मुझे यहाँ से हटाना है। तो मैं क्या करूंगा, t1 t2 और t3 की वैल्यू निकाल लूंगा v और d के फॉर्म में। तो देखिए यहाँ पर ये फॉर्मूला कैसा हो जाएगा, अगर मैं t1 की वैल्यू निकालता हूँ तो t1 क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर
d1 बाय v1, t2 क्या हो जाएगा सेम वे में d2 बाय v2, और t3 क्या हो जाएगा d3 बाय t3। आई बात समझ में? अब आप इसको फॉर्मूला में रखेंगे। अब आप इसको फॉर्मूला में रखेंगे यहां पर, तो d1 प्लस d2 प्लस d3, ये तो है आपका फॉर्मूला, d1 बाय v1 प्लस d2 बाय v2 और प्लस d3 बाय v3। यह आपकी एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हो जाएगा कि आप इसमें ये रख दीजिए, और जितने भी, मैंने सिर्फ 3 नहीं बोल रहा हूँ मैं, जितनी भी हो आप एवरेज आपकी स्पीड निकाल सकते हो। जितनी भी आपको स्पीड्स और जितने भी डिस्टेंसेस दी हो अलग अलग, तो आप इस फॉर्मूला में डायरेक्ट अपने वैल्यूज रख के आंसर निकाल सकते हो। अब अगली चीज में आपको क्या करना है, इस डिस्टेंस को हटाना है और आपको सिर्फ किसको रखना है, टाइम और स्पीड को। तो अब क्या करेंगे, देखिए आपके पास है, तो अब हम यहाँ से डिस्टेंस की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो d1 क्या होता है आपका v1 t1, d2 क्या हो जाएगा आपका v2 t2, और d3 क्या हो जाएगा आपका vt t3। तो अब एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आप देखिए, अब एवरेज स्पीड का जो आपका फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा, d1 प्लस d2 प्लस d3 की जगह आप क्या लिखेंगे, v1, सॉरी ये t2 लिख दिया मैंने, v1 t1, तो v1 t1 प्लस v2 t2 प्लस v3 t3 अपॉन में t1 प्लस t2 प्लस t3। आई बात समझ में? तो इस तरह से आप जो है, दोनों आपके पास फॉर्मूला है। पहला फॉर्मूला आपके पास ये है कि जब आपको डिस्टेंस और स्पीड की बात कही गई हो, दूसरा फॉर्मूला है जब आपको स्पीड और टाइम की बात कही गई हो, और जब आपको डिस्टेंस और टाइम की बात कही गई हो तो फिर तो ये आपका फॉर्मूला है ही है। तो 3 फॉर्मूले हैं जो आपको एवरेज स्पीड के अच्छे से पता होने चाहिए, ठीक है। तो एवरेज स्पीड जो है इस तरह से हम लोग निकालते हैं, ठीक है। तो हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं यहाँ पर। चाहिए इंस्टेंटेनियस, अभी इंस्टेंटेनियस स्पीड को बाद में करेंगे, पहले हम क्वेश्चंस देखते हैं उससे रिलेटेड कुछ। जैसे मैंने बोला, क्वेश्चन है आपके लिए कि मुझे 10 मीटर चलना था, मुझे टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितनी करना थी, 10 मीटर। मैं 2 मीटर चला 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, मैं 3 मीटर चला 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, और मैं अगले 5 मीटर चला 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। तो एवरेज स्पीड मेरी क्या रही होगी। देखिए एवरेज स्पीड का आप मतलब समझिए, आप एवरेज किसी का भी क्यों निकालते हो। आप सोचते हो कि यार अलग अलग में कहाँ ध्यान रखूंगा कि ये 5, तो आप एवरेज निकाल लेते हो कि हाँ मैं इतनी देर में इतने मीटर पर सेकंड से चला, टोटल टाइम में कितना मीटर पर सेकंड से चला, मैं ये निकाल लेता हूँ, ठीक है। तो एवरेज हमेशा इसलिए काउंट किया जाता है। जैसे आपके स्कूलों में आप बोलते हैं कि कितना परसेंट रिजल्ट निकला, तो हम बताते हैं जैसे 70% रिजल्ट निकला। तो 70% का मतलब ये नहीं हो गया कि हर बच्चे के 70 है या हर बच्चे के 70 से ज़्यादा हो, ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। हर बच्चे के 70 से कम हो, ये भी ज़रूरी, मतलब हर बच्चे के 70 हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। किसी के ज़्यादा भी होंगे, किसी के कम भी होंगे, लेकिन हम एवरेज बोलते हैं कि 70%। इसका मतलब क्या है कि 100 बच्चे थे क्लास में से, उसमें 70 बच्चे पास हो गए, 30 फेल हो गए, ठीक है। तो इसका मतलब भी ये रहता है कि एवरेज में हम निकाल लेते हैं कि 5 सबसे कम स्पीड है, 15 ज़्यादा है, तो दोनों के बीच में कोई स्पीड आ जाएगी, ठीक है। तो आपके पास ये है कि आपको डिस्टेंस दी है और स्पीड दी है, ये सब क्या है, डिस्टेंस है, ये सब क्या है, स्पीड है। तो आपको निकालना है कि एवरेज स्पीड क्या होगी। तो देखिए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, हम ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। तो लगाते हैं ये वाला फॉर्मूला। आपको d1 कितना दिया है, 2 मीटर, d2 कितना दिया है, 3 मीटर, d3 5 मीटर, 2 बाय स्पीड कितनी दी है देखिए आप, और 5/15, ये आपको स्पीड दी थी।
10, टोटल डिस्टेंस तो आपकी 10 हो गई। यहाँ पर देखिए 2/5, इन सब का आप क्या कर सकते हैं, इन सबको कैलकुलेट कर सकते हैं। इनमें से आप क्या कर सकते हैं, इसको इजी वे में करने के लिए आप 1/5 को कॉमन ले लीजिए यहाँ पर, तो अंदर आपका बचेगा 2, 3/2, 5/3। अब आप इनको कर लीजिए, इनको सॉल्व करेंगे अगर हम लोग तो देखिए क्या बचेगा, ये 5 तो ऊपर चला जाएगा तो ये तो हो जाएगा 50, 6 एलसीएम आएगा तो 6, सॉरी मैंने कुछ गड़बड़ की है, 12, 9 और 10, ठीक है। तो ये हो जाएगा 300/31, ठीक है। 300/31 ये आपका आंसर आएगा। तो ये देखिए 10 से थोड़ा ही कम आएगा, है ना, 10 से क्या होगा, ये थोड़ा सा कम आएगा आंसर। तो ये अप्रॉक्स 9.9 मीटर पर सेकेंड आपका आंसर आ जाएगा। अप्रॉक्स कितना आ जाएगा, 9.9 मीटर पर सेकेंड स्पीड आपकी आ जाएगी, ठीक है। तो ये स्पीड 5 से ज़्यादा है, सबसे छोटे से वाले से ज़्यादा रहेगी, हमेशा एवरेज हमेशा सबसे छोटे वाले से ज़्यादा रहता है, सबसे बड़े वाले से कम रहेगा। तो ये आपकी एवरेज स्पीड यहाँ पर निकल के आ गई आंसर में, ठीक है। तो इस तरह से आपको एवरेज स्पीड निकालते आना चाहिए। आई बात समझ में। अब मैं बात करता हूँ इंस्टेंटेनियस स्पीड की। इंस्टेंटेनियस स्पीड जो है आपकी, मैंने बताया था किसी इंस्टेंट टाइम इंस्टेंट पे मैं चला हूँ, मान लो ये मेरा पाथ है पूरा, मुझे ए से लगाकर बी पर जाना है, ठीक है। तो बीच में मुझे सी भी पड़ रहा है, मुझे सी पड़ रहा है बीच में, है ना, मुझे डी भी पड़ रहा है, मुझे ई भी पड़ रहा है, एफ भी आ रहा है, और ये सब किसी पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट पे। मैंने बोला t बराबर 0 पे मैं कहाँ पर था, t इज इक्वल टू 0 पे मैं a पे था, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे मैं यहाँ पर पहुँच गया, t इज इक्वल टू 4 सेकेंड पे मैं यहाँ हूँ, 5 सेकेंड पे मैं e पे था, t इज इक्वल टू 5.5 सेकेंड पे मैं f पे था, t इज इक्वल टू 7 सेकेंड पे मैं यहाँ g पे था, और t इज इक्वल टू 8 सेकेंड पे मैं b पे था। तो मैं बोल दूं कि d पे मेरी स्पीड क्या होगी, तो वो इंस्टेंटेनियस स्पीड हो जाएगी कि मैं पर्टिकुलरली t इज इक्वल टू 4 सेकेंड की बात कर रहा हूँ। मैं बोलूँ e पे कितनी हो जाएगी, मतलब मैं पर्टिकुलर इंस्टेंट t इज इक्वल टू 5 सेकेंड की बात कर रहा हूँ, तो मैं बोल दूंगा कि t इज इक्वल टू 5.5 सेकेंड पे मेरी कितनी हो जाएगी, तो मैं पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड वही होती है कि पर्टिकुलर इंस्टेंट पे अगर आपसे कोई स्पीड पूछता है कि कितनी होगी, तो वो आपको यहाँ पर बताना होती है, ठीक है। आगे चलते हैं, वेलोसिटी आ गई, ठीक है। अब वेलोसिटी की बात करते हैं हम लोग। देखिए वेलोसिटी का भी अगर आप यूनिट, डायमेंशन सब कुछ देखेंगे तो स्पीड के जैसा ही है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर डेफिनेशन में फर्क हो जाता है। वहां पर क्या था, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ पार्टिकल इन गिवन टाइम इंटरवल। यहां पर क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन गिवन टाइम इंटरवल। देखिए कितना फर्क आ गया। यहां पर शब्द क्या आ गया, डिस्प्लेसमेंट आ गया। मतलब अब यहां पर टोटल डिस्टेंस का कोई काम नहीं, यहां पर आपको क्या चाहिए, यहां पर आपको चाहिए डिस्प्लेसमेंट,
आई बात समझ में? तो यहाँ पर वेलोसिटी में जो है डिस्प्लेसमेंट की बात आई है, और जब डिस्प्लेसमेंट की बात आ गई इसका मतलब क्या है, वेलोसिटी क्या है, एक हमारी वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, ठीक है। तो अगर मैं वेलोसिटी की बात करूंगा तो वेलोसिटी में मैं ये लगाऊंगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो मैं इसको ये भी तो लिख सकता हूँ dx बाय dt। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी क्या है? चेंज इन पोजीशन बाय चेंज इन टाइम, ठीक है। तो वहाँ पर क्या था? स्पीड में टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यहाँ पर चेंज इन पोजीशन है ना। एक तरह से डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि कितना आपके पोजीशन में चेंज आया है, तो वो अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। एक और चीज़ है इसको पढ़ने के लिए, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज वेलोसिटी। एक्स क्या है? आपकी पोजीशन है। तो अगर आपको पोजीशन की इक्वेशन दे दी जाए और आपसे पूछ लिया जाए कि ये पोजीशन की इक्वेशन का मतलब डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन आपको दे दी जाए और आपसे वेलोसिटी पूछी जाए, तो आप क्या करेंगे? टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे और आपको आपकी वेलोसिटी मिल जाएगी। यूनिट एंड डायमेंशन सेम एज वेलोसिटी, सॉरी सेम एज स्पीड, वही इसकी भी होगी। मीटर पर सेकेंड इसकी यूनिट हो जाएगी। LT-1 जो है m0 LT-1 इसकी क्या हो जाएगी? डायमेंशनल फॉर्मूला है इसका, और ये जो है इसकी यूनिट हो जाएगी। आई बात समझ में? तो आपको सबसे बड़ी चीज़ क्या ध्यान रखना है कि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी। इसका मतलब क्या? वेक्टर क्वांटिटी है, उसका मतलब क्या? इसको डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे डिस्प्लेसमेंट में हो रहा था कि डिस्प्लेसमेंट को डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ रही थी, डिस्टेंस को डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं थी, है ना। तो वेलोसिटी हमेशा क्या रहेगी? डायरेक्शन पर डिपेंड करेगी, ठीक है। मतलब कोई आदमी किस डायरेक्शन में चलता है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वेलोसिटी के अंदर। स्पीड के अंदर ये चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं थी, वेलोसिटी के अंदर ये चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वेलोसिटी का जो है इसके अंदर डायरेक्शन की भी हमें बहुत ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंस होती है कि जैसे मैंने बोला यूनिफॉर्म वेलोसिटी, कोई चीज़ यूनिफॉर्म वेलोसिटी से कब चल रही है। तो मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ। ये एक पार्टिकल है कोई, ये इस गोले में घूम रहा है, r रेडियस का ये सर्कल है और इसमें पार्टिकल घूम रहा है। इसकी वेलोसिटी इसकी स्पीड मैंने बोल दिया कि 5 मीटर पर सेकेंड से घूम रहा है। ये कितने से घूम रहा है? 5 मीटर पर सेकेंड से इस सर्कल में घूम रहा है। तो 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से घूम रहा है, या मैंने बोल दिया 5 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी है। तो क्या स्पीड कांस्टेंट है इसकी और क्या वेलोसिटी कांस्टेंट है इसकी? तो हाँ, स्पीड जो है वो इसकी कांस्टेंट रहेगी, पर क्या वेलोसिटी भी कांस्टेंट रहेगी? नहीं, वेलोसिटी इसकी कांस्टेंट नहीं रहेगी। क्यों सर? वेलोसिटी और स्पीड में अंतर ही क्या है? बहुत बड़ा अंतर है। स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी और इसमें आपको डायरेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन वेलोसिटी इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, इसमें आपको डायरेक्शन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत लगेगी। तो जब भी आप सर्कल में घूमते हैं आप डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं, हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज हो रही है, हर पॉइंट पे डायरेक्शन आपके चलने की जो दिशा है वो हर पॉइंट पे चेंज हो रही है। और इस चेंज होने की वजह से आप ये तो कह सकते हैं कि आपकी स्पीड कॉन्स्टेंट है, लेकिन आपका जो वेग है, आपका जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन हर पॉइंट पे चेंज हो रही है, इसलिए हम ये नहीं कहेंगे कि वेलोसिटी कांस्टेंट है। वेलोसिटी जो है इसकी वेरिएबल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन जो है वेरिएबल है। तो वेलोसिटी में सिर्फ
हम ये बोल सकते हैं कि इसका वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है, वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट है 5 मीटर पर सेकेंड। लेकिन हमने देखा है कि वेक्टर क्वांटिटी जो भी होती है, जो स्केलर क्वांटिटी होती है, उसको सिर्फ किससे मतलब होता है, मैग्नीट्यूड, जो कि यहाँ पर कितना है 5 मीटर पर सेकेंड। लेकिन वेलोसिटी जो वेक्टर क्वांटिटी होती है उसको मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन बोथ आर नेसेसरी। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड तो मैं बोल दूंगा कि हाँ कांस्टेंट है, लेकिन डायरेक्शन कांस्टेंट नहीं है, दैट्स वाई वेलोसिटी यहाँ पर कांस्टेंट नहीं रहेगी। तो आप फर्क समझिए कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी हम कब बोलेंगे, जब कोई पार्टिकल एक ही डायरेक्शन में एक ही स्पीड के, एक ही मतलब मैग्नीट्यूड के साथ चलता रहे, तब हम बोलेंगे कि ये क्या हो रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है। मतलब उसको सीधे एक डायरेक्शन में ही चलना पड़ेगा, जहां उसने डायरेक्शन चेंज की वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। तो यही मैं आपको समझाना चाह रहा था कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी हम कब कहेंगे, जब कोई पार्टिकल एक ही डायरेक्शन में एक ही मैग्नीट्यूड के साथ चलता रहे, तब हम उसे यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहेंगे। यूनिफॉर्म स्पीड में मैंने ये बात नहीं कही थी। यूनिफॉर्म स्पीड में मैंने क्या कहा था कि अगर कोई पार्टिकल सेम स्पीड से कहीं भी चलता रहे, कहीं भी घूमे, गोल घूमे या कैसे भी चलता रहे, तो हम उसको बोलेंगे यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है या घूम रहा है या दौड़ रहा है, जो भी है। लेकिन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलने के लिए आपको डायरेक्शन भी सेम रखना पड़ेगी, तब हम उसको यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोलेंगे। अगली चीज आती है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो वेलोसिटी, अब नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में ये है, जैसे ही सर्कल का ही एग्जांपल देख लेते हैं। भले ही ये पार्टिकल 5 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, लेकिन डायरेक्शन इसकी चेंज हो रही है, तो मैं क्या बोलूंगा कि ये मोशन कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। क्यों नॉन यूनिफॉर्म मोशन है? क्योंकि इसकी डायरेक्शन हर पॉइंट पे चेंज हो रही है। तो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में कब कहूंगा किसी भी पार्टिकल को, या तो उसके मैग्नीट्यूड में फर्क आ रहा हो कि भले ही डायरेक्शन सेम हो, इस पाथ पे सेम डायरेक्शन में इधर ही चल रहा हो, लेकिन इस पॉइंट पे 5 मीटर पर सेकेंड, इस पॉइंट पे 10 मीटर पर सेकेंड, फिर कहीं 8 मीटर पर सेकेंड, तो मैग्नीट्यूड या तो डिफरेंट हो या डायरेक्शन डिफरेंट हो या दोनों डिफरेंट हो, तब हम बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात जब हमने की थी, तो हमने क्या बोला था कि हमें मैग्नीट्यूड भी सेम चाहिए, हमें डायरेक्शन भी सेम चाहिए, तब जाके हम किसी पार्टिकल को बोलेंगे कि ये यूनिफॉर्म मोशन में है। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म मोशन हम कब बोलेंगे, या तो उसका मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो वेलोसिटी का, या डायरेक्शन डिफरेंट हो, या दोनों डिफरेंट हो। हम तीनों कंडीशन में क्या बोलेंगे कि वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म है। तो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। इसके बाद हम बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी की। तो एवरेज वेलोसिटी में भी हमें वैसा ही करना है जैसे हमने एवरेज स्पीड में किया था, कि टोटल डिस्प्लेसमेंट हमको देखना है और हमें टोटल टाइम देखना है। वहाँ हमने टोटल डिस्टेंस देखी थी, यहाँ पर हमें टोटल डिस्प्लेसमेंट देखना है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो ये एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी। तो एवरेज वेलोसिटी के लिए आपको क्या चाहिए, यहाँ पर आपको डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम करना पड़ेगा। ठीक है, अपॉन टाइम, बस इतना फर्क है। ठीक है, तो स्पीड और वेलोसिटी में आई होप आपको फ़र्क समझ में आ गया हो, है ना। हम इससे रिलेटेड यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। स्पीड और वेलोसिटी से रिलेटेड जो है कुछ और क्वेश्चंस हम लोग करने वाले हैं। तो इसके पहले आप जो है एक क्विक रिवीजन हम लोग इसमें कर लेते हैं कि स्पीड क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती है। वेलोसिटी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है जो कि डायरेक्शन पे डिपेंड कर सकती है। इसके अलावा जो स्पीड का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। वेलोसिटी का क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो जब भी वेलोसिटी आएगी हमें वेक्टर लगाना पड़ेगा, जब भी स्पीड आएगी हमें वेक्टर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हम सीधे सीधे चीज़ों को जोड़ देंगे।
तो यहाँ पर हम लोगों ने जो है वेलोसिटी का डिस्कशन कंप्लीट किया। हमने देख लिया कि कितने टाइप्स हो सकते हैं। हमने देखा यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो सकती है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो सकती है, एवरेज वेलोसिटी के बारे में हमने देखा, इंस्टेंटेनियस के बारे में देखा। अब अगली चीज़ जो है हम लोगों को क्वेश्चन देखना है। वेलोसिटी और हमने डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस सब कुछ पढ़ लिया, लेकिन इसके पहले एक और चीज़ जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। एक्सेलरेशन जो है, वेलोसिटी हमने देखा, अब अगली चीज़ जो आती है हमारी वो है एक्सेलरेशन। अगली चीज़ क्या है हमारी? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन जो है एक्सेलरेशन, ठीक है। तो हमने वेलोसिटी पढ़ा है ना, तो एक्सेलरेशन क्या होता है? आपने जब भी, अगर आप बाइक पे चले होंगे, कार से चले होंगे, तो आप बोलते हैं, आप जब स्पीड बढ़ाते हैं उसकी, आप कार को जब तेज करते हैं या कुछ भी करते हैं, तो आप बोलते हैं मैं इसको एक्सेलरेट कर रहा हूँ, ठीक है। एक्सेलरेट करना मतलब क्या होता है? स्पीड को करंट स्पीड से बढ़ाना, एक्सेलरेट करना। तो कैसे एक्सेलरेट करना? किसी दिए गए टाइम पीरियड में। तो एक्सेलरेशन को हम बोल देते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। क्या बोल देते हैं हम एक्सेलरेशन को? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट मतलब क्या? रेट हम कब यूज़ करते हैं? ये रेट शब्द जो है इसका इस्तेमाल हम कब करते हैं? तो रेट शब्द का इस्तेमाल हमेशा जहाँ भी टाइम का जिक्र हो, कि इस दिए गए टाइम ड्यूरेशन में कोई स्पेसिफिक चीज़ हो रही हो, तब हम बोलते हैं रेट, ठीक है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन, ठीक है। तो जब भी चेंज की बात आती है तो मैं लिख सकता हूँ, ये मैंने एक्सेलरेशन को, अच्छा पहले उसके पहले मैं बता देता हूँ, रेट ऑफ चेंज पे हम बाद में बात करेंगे। पहले एक्सेलरेशन जो है एक तरह की कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर। हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए एक्सेलरेशन मीन्स होता है त्वरण। क्या होता है? त्वरण। एक्सेलरेशन मीन्स व्हाट? त्वरण, ठीक है। और वेलोसिटी मतलब क्या होता है? वेग। तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे कि वेग में परिवर्तन की दर को हम क्या बोलते हैं? रेट मतलब दर होता है, तो वेग में परिवर्तन की दर को हम त्वरण बोलते हैं, ठीक है। तो ये एक तरह की कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है। कैसी राशि है? सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो एक्सेलरेशन, इसकी यूनिट की बात करें, अगर इसकी इकाई की बात करें, यूनिट क्या होती है इसकी? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सर कहाँ से पता चल गया आपको यूनिट? इसका फॉर्मूला देखते हैं। तो एक्सेलरेशन मैंने बोला रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो चेंज के लिए मैं क्या लिखता हूँ? हमेशा डी शब्द लिखता हूँ, स्मॉल डी, ठीक है। तो चेंज के लिए मैंने लिख दिया डी, ठीक है। किस में चेंज हो रहा है? वेलोसिटी में। और रेट है, तो रेट जब भी होता है तो अपॉन में क्या आ जाता है? टाइम आ जाता है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। आई बात समझ में? ठीक है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन। वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है? आप सभी जानते हैं, मीटर पर सेकेंड। टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकेंड। तो ये क्या हो गया? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो आप बहुत अच्छे से समझ गए। तो और अगर मैं इसकी डायमेंशन की बात करूंगा, इसकी डायमेंशन की बात करूं अगर मैं, एक्सेलरेशन का, तो यूनिट एंड डायमेंशन में आपने देखा होगा एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाता है? m0 l t -2। आई बात समझ में? तो ये एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन मीन्स व्हाट? फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी एंड इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, एक सदिश राशि है, ठीक है। अब हमारी बात आती है, हमने 2 से 3 चीज़ें देख लिया। अब जो है एक्सेलरेशन की बात करें, जैसे हमने यूनिफॉर्म वेलोसिटी देखी थी, यूनिफॉर्म स्पीड देखी थी, ऐसे ही क्या हो सकता है एक्सेलरेशन? या तो ये हो सकता है, जैसे मैं एक्सेलरेशन को बोलूं कि एक्सेलरेशन क्या है, या तो कांस्टेंट हो सकता है। कांस्टेंट एक्सेलरेशन मीन्स क्या सर? तो मैं बताता हूं। कांस्टेंट कब बोलूंगा मैं एक्सेलरेशन को? मान लो मैं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की स्पीड से ही गाड़ी को भगा रहा हूं, मैंने 20 नहीं किया उसको, मैं कंटिन्यू अपनी पूरी जर्नी में मैंने एक्सेलरेट कितने से किया? सिर्फ 10 से किया। तो ये मैं क्या बोलूँगा यहाँ पर कि एक्सेलरेशन जो है वो क्या है? कांस्टेंट है, ठीक है। अब वेरिएबल एक्सेलरेशन कब हो सकता है?
जब आप एक्सेलरेशन को चेंज कर रहे हो, आपने एक बार 20 से चेंज किया, आपने फिर 30 से कर दिया, फिर 10 से कर दिया, जब ये चीज़ें, तो दूसरी चीज़ क्या हो सकती है, एक्सेलरेशन वेरिएबल हो सकता है। तो आगे जब हम इस चैप्टर में और बढ़ेंगे तो हम आपको जो है इक्वेशन ऑफ मोशन बताएंगे। इक्वेशन ऑफ मोशन कहाँ लगती है, जहाँ पर एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है। तो इस पे इक्वेशन ऑफ मोशंस जो है, अभी हम इक्वेशन ऑफ मोशन हमने पढ़ा नहीं है, हम पढ़ेंगे, अभी तो हम बेसिक देख रहे हैं इस चैप्टर का। तो इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ पर ही एप्लीकेबल रहेगी। वेरिएबल एक्सेलरेशन के क्वेश्चंस कैसे आएंगे, तो वहाँ पर आपको इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन देखने के लिए मिल जाएगा कि जब जहाँ भी एक्सेलरेशन वेरिएबल होगा वहाँ पे या तो आपको ग्राफ आ जाएगा या आपको इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन देखने के लिए मिलेगा। और हम यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, कहाँ नहीं है ना। तो इस तरह से अब जो भी हमने अभी तक डिस्कशन किया है यहाँ पर, ठीक है, जो भी अभी तक हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कशन किया है उसमें हमको पहला फॉर्मूला मिला है v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी। वेलोसिटी क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, और एक्सेलरेशन क्या होता है, ठीक है, लिख सकता हूं मैं, ठीक है, इस तरह से। अब मैं इसको अगर लिख दूं, ठीक है, तो ये चीज़ भी सही है, आई बात समझ में। तो मैं अगर पोजीशन का 2 बार अगर डिफरेंशिएशन कर दूं, देखो पहली इक्वेशन का मतलब क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम गिव्स वेलोसिटी, ठीक है, पहली इक्वेशन का मतलब हो गया। दूसरे का क्या मतलब हो गया, डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम गिव्स एक्सेलरेशन। लेकिन अगर मुझे पोजीशन दी हो, मुझे डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन दी हो तो और मुझे एक्सेलरेशन बोला हो, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, डबल डिफरेंशिएशन। इसको क्या बोलते हैं, डबल डिफरेंशिएशन। तो मैं 2 बार डिफरेंशिएशन करूंगा डिस्प्लेसमेंट का, तब मुझे जाकर क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन मिलेगा। आई बात समझ में। तो आपको ये सारे फॉर्मूले याद रखना है। अगर मैं इसके अपोजिट बोलूं, v डॉट डी टी, ये क्या देगा मुझे, डिस्प्लेसमेंट। इंटीग्रेशन ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम जो है मुझे क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट। इंटीग्रेशन ऑफ एक्सेलरेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम मुझे क्या देगा, वेलोसिटी। तो ये 2 फॉर्मूला भी आपको पता होने चाहिए, ठीक है। तो जब भी आपको वेरिएबल एक्सेलरेशन, वेरिएबल वेलोसिटी, ये सारी चीज़ें आएगी, है ना, इक्वेशन आएगी, तो आपको इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन की ज़रूरत पड़ सकती है और आपको ये सारी चीज़ें समझ में आना चाहिए। हम क्वेश्चंस करेंगे यहाँ पर बहुत सारे, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम लोग आगे चलते हैं। सबसे पहले हम एक क्वेश्चन करते हैं यहाँ पर, एक क्वेश्चन करते हैं यहाँ पर हम लोग। पॉज।